करें स्टार्ट? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। करंट विद स्टैटिक क्वेश्चन करेंगे आप। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे, हाल फिलहाल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा स्टेट था जिसने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करी है? कोई बता सकता है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करी है। उद्यम तो पता होगा ना, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस से संबंधित। तो कौन सा स्टेट हो सकता है भाई? कोई आप लोगों में से कोई ऑप्शन आ जाए? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी। अब बताओ भाई कौन सा स्टेट ने करी है? यूपी? कोई और? राजस्थान, बिहार ने करी है भाई। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो। करंट विद स्टैटिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज आप। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत करी है। मतलब क्या है? अगर आप नया, जिस तरह अपने हरियाणा गवर्नमेंट भी ऐसे स्टार्ट करी है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो आप, मान लो, ठीक है, उस बिजनेस के लिए आपको 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, बिहार सरकार द्वारा दी जाएगी। ये नया बिजनेस सेटअप करना है, उसको लेके बिहार सरकार ने वो किया है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बिहार का गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये इतना सारे आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी। प्लस में आपको ये भी पता है कि बिहार के अंदर विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, दोनों चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर विधान परिषद, विधानसभा वाले भी है। स्टेट की बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बिहार की बात करें तो 22 मार्च 1912 में बना था भाई। बिहार कब बना था? 22 मार्च 1912 के अंदर बना था। राजधानी कौन सी इसकी? पटना है, ठीक है ना, पटना इसकी राजधानी है। बिहार को अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि इसको किसके नाम से जानते हैं, हम लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, मठों की भूमि के नाम से भी जानते हैं हम इसको। बिहार को किसके नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ मठों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है बिहार के बारे में, अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो। और राजेंद्र अर्लेकर है, उसके अभी गवर्नर है, और नीतीश कुमार सीएम है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर है। और मुख्यमंत्री की बात करो तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है भी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। यहाँ पर एमएलसी, एमएलए और वो भी है। अगर अब मैं यहाँ पर एमएलए की बात करूँ, एक तो एमएलए, टोटल एमएलए सीट कितनी है, एक एमएलसी कितना है, लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है अभी। तो अगर बात करी जाए एमएलए की बात करें तो 243 सीट एमएलए की है और 75 एमएलसी की है। कितनी है? 243, 75, 40 लोकसभा की है और 16 किसकी है? राज्यसभा की सीट है भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा था विधान परिषद के बारे में, क्वेश्चन पूछ रहा था, उसकी मैचिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। वैसे अगर मैं बात करूं विधान परिषद, देखो यहाँ दो चीज यूज कर रखी मैंने, एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप विधानसभा बोलते हैं, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है परिषद, विधान परिषद। जिस प्रकार से लोकसभा काम करती है वैसे ही विधानसभा काम करेगी, जिस प्रकार राज्यसभा काम करती है वैसे ही विधान परिषद काम करेगी। अब आपको पता है कि लोकसभा में लोग चुन के जाते हैं, चुन के ही जाएंगे ना,
तो लोकसभा के अगर मैं एमएलए की बात करूंगा तो इसका कार्यकाल कितने साल का है? 5 साल का। और इसका कितना है भाई? 6 साल का होता भाई। समझ में आ गया? 5 साल का और 6 साल का इनका कार्यकाल होगा। अब विधान परिषद की बात करोगे ना, विधान परिषद वाले स्टेट की बात करो तो मैंने पहले भी बता दिया विधान परिषद कहाँ का है। एक तो था जम्मू ते आम बिकाऊ है, जम्मू ते आम बिकाऊ है। पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता, अब जम्मू कश्मीर तो है नहीं भी, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। यहाँ अगर बात करोगे ना आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीज़ें मिलेगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं है अभी। पश्चिम बंगाल बड़ा स्टेट जरूर है, वहाँ पर भी नहीं है। तमिलनाडु में कोई नहीं, अपने कर्नाटक में भी कोई नहीं, कर्नाटक में तो है सॉरी, राजस्थान में कोई नहीं, मध्य प्रदेश में कोई नहीं, यहाँ पर नहीं है अभी। आई बात समझ? उसके साथ साथ में अगर आप बिहार की बात करने लगे ना, बिहार के अंदर अपन ने एक क्वेश्चन पूछा होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे। ठीक है ना, थोड़ा सा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में बौद्ध धर्म आप सुना होगा ना, बोध गया सुना है? कहाँ है बोध गया? सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है? तो बोध गया में सारनाथ। ये तो तू गलत आंसर बताओ फिर तो। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था, तो चलो आज महात्मा बुद्ध के बारे में भी कर लेंगे। वहाँ देखेंगे आपकी महात्मा बुद्ध के बारे में कितनी नॉलेज है, वहाँ देख लेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले अगर बात करोगे, यहाँ पर एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है भाई। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? नालंदा यूनिवर्सिटी है भाई। नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोगों को पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 5वीं शताब्दी के अंदर बनवाई गई थी। और 5वीं शताब्दी ने किसने बनाई थी भाई? ये बनवाई थी कुमार गुप्त ने बनवाई थी भाई। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, गुप्त वंश का शासक था। किसने बनवाई थी? ये 5वीं शताब्दी में बनवाई थी। ठीक है ना? या आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ रहे तो गुप्तों के शासन के टाइम पे आया था भी। पर याद रखे तुर्की का शासक था बख्तियार अली खिलजी। बख्तियार अली खिलजी ने क्या किया? 1193 में इसमें आग लगा दी थी, इसको डिमोलिश कर दिया था, तबाह कर दिया था। 1191 में तुर्की का एक मतलब राजा आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बिल्कुल, इतनी सारी किताब थी, इसमें 6 महीने तक आग लगी रही थी, बुझी कौन थी? बख्तियार खिलजी। बिल्कुल, बौद्ध धर्म का सेंटर पॉइंट है ये भी सोच के चलियो। बौद्ध धर्म का क्या है? ये सेंटर पॉइंट। अगर आपसे वैसे पूछ लिया जाए तो ज़्यादा करके बौद्ध धर्म। हिंसांग आया था उन्हें, आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना? कौन आया था? हिंसांग आया था भाई। प्लस में आपसे बौद्ध धर्म का ही जिक्र होगा तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में बात और कर लेते हैं। गौतम बुद्ध है। ठीक है ना? गौतम बुद्ध का वैसे रियल नेम क्या था भाई? सिद्धार्थ गौतम था भाई। सिद्धार्थ गौतम के बाद में थे तो महात्मा बुद्ध। ठीक है, अब बताना भी आपकी नॉलेज, अब पता करेंगे कि बुद्ध के बारे में क्या पता था। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। चलो बताओ, अब कहाँ हुआ था? बोध गया में। और कोई? उज्जैन में। बिल्कुल गलत है सारा। लुम्बिनी कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अभी लुम्बिनी की बात करोगे, लुम्बिनी हाल फिलहाल में कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है। ठीक है ना? लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल के अंदर है। मृत्यु हुई थी इसकी कुशीनगर के उसमें हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। अगर मृत्यु की बात करोगे तो मृत्यु कहाँ हुई थी? हाँ, कुशीनगर। कुशीनगर हाल फिलहाल में कहाँ है? यूपी के अंदर है भाई। ठीक है ना? कुशीनगर कहाँ है? यूपी के अंदर है। और अच्छा, लुम्बिनी ना है ना तो कपिलवस्तु आ जाएगा।
कपिल वस्तु के पास में एक जगह है लुम्बिनी, एक्चुअल में वहाँ इनका जन्म हुआ था, अगर आपसे वैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। अब क्या हुआ कि इनका जन्म के थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करोगे तो महात्मा बुद्ध के पिता और माता की बात करें ना, पिता कौन थे और इनकी माता कौन थे? पिता का नाम था शुद्धोधन और माता कौन थी? महामाया। इनकी माता थी ना महामाया का, जिस टाइम पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7 दिन बाद में इसकी डेथ होगी भाई, ठीक है। 7 दिन बाद में इसकी मृत्यु हुई, तो बच्चा तो छोटा था। तब इसकी मौसी थी और मौसी का नाम क्या था? गौतमी। मौसी गौतमी था, गौतमी ने इनका लालन पालन किया, इसलिए इनके नाम के आगे क्या जुड़ गया भाई? गौतम, ठीक है ना। मौसी से इन्होंने लालन पालन किया था, इसकी वजह से गौतम जुड़ गया था। वैसे अगर इनका रियल नेम की बात करो तो रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ था भाई। रियल नेम क्या है इनका? सिद्धार्थ है। यशोधरा से इनकी शादी हुई थी। महात्मा बुद्ध का रियल नेम की बात करोगे सिद्धार्थ है। और इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। यशोधरा। और इनका पुत्र कौन था भाई? राहुल था इनका पुत्र, ठीक है। 29 साल की उम्र में थे, इन्होंने घर छोड़ दिया था। 29 साल के घर छोड़ने के बाद में, क्योंकि इन्होंने 3-4 चीज़ें देखी, एक लाश देखी था, बुढ़ा व्यक्ति देखा था, तपस्वी देखा था, साधु देखा था, तब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने घर छोड़ दिया। भटकते भटकते 7 साल के बाद में ये घूमते रहे, और घूमने के बाद में निरंजना नदी के पास में आके एक पिप्पल का पेड़ था। किसका पेड़ था वो? पिप्पल का पेड़ था, जिसको किसके नाम से जानते हैं? अंजीर का पेड़ के नाम से भी जानते हैं। अपना सीटी का पेपर मारा था ना, अंजीर, ठीक है ना, फिकस के नाम से जानते हैं। वहां आके बैठे थे, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में उसी को हम क्या बोल देते हैं? बोधि वृक्ष बोलते हैं। कई बार आप वट वृक्ष बोलते हैं, इसमें आप बोलते हैं ना, वट वृक्ष बोल देते हैं। तो यहाँ पूरा बैकग्राउंड, पहली बात 7 साल बाद में घूमते घूमते कौन सी नदी के किनारे आए थे? ये निरंजना नदी के किनारे आके बैठे थे। निरंजना नदी, निरंजना नदी, ठीक है। और यहाँ पर पिप्पल का पेड़ था भाई। पिप्पल का पेड़ को हम फिकस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, हरियाणा का राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से जानते हैं। इसको धर्मोष्या के नाम से भी जाना जा है, इसी को बोलते भाई। अंजीर का पेड़ बोल दो, पिप्पल को हम किसके नाम से? अंजीर का पेड़ भाई, ठीक है, अंजीर का पेड़। पुष्यमित्र शुंग, उसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था, तुमने बेरा तो, ठीक है ना, बोधि वृक्ष कटवा दिया था पुष्यमित्र शुंग ने कटवा दिया था। जो अपना बोध गया सुना है ना, बोध गया, बोध गया कहाँ है? बिहार के अंदर ही है। और इन्होंने, अगर मैंने कहूँ कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ के अंदर पहला उपदेश दिया था। एक ही पुत्र था, राहुल। शाक्य वंश से संबंध है इनका, हाँ, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध को हम किसके नाम से जानते हैं? शाक्य मुनि के, क्योंकि शाक्य वंश से इनका संबंध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो। और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी भी, ठीक है। आप लोगों ने पता होगा ना, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला कोई एक राजा का नाम बताइए। अशोक रहा, बिल्कुल, अशोक ने को नहीं कराया था। कलिंग का युद्ध हुआ था जी, तो उसने सारी मार काट देखी, तो फिर बाद में बोला भैया तो बहुत गलत हो गया, तो उसने बाद में सब कुछ त्याग के बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आगे बढ़े, आगे है, इंडियन ऑयल ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च करी है। इंडियन ऑयल ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च करी है।
ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस लॉन्च करी है। किसने करी है भी? वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने करी है। ठीक है, लॉन्च करने वाले कौन से है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। अब कई बार आपने हाइड्रोजन के बारे में पता किया होगा, आपसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम पूछा गया होगा, ट्रिटियम पूछा गया होगा। हाइड्रोजन आज की तारीख में कोई भी साइंटिस्ट हाइड्रोजन के बारे में बता ही कौन पाया है कि भाई ये मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता रहता है, इसलिए इसको फ्यूचर का ईंधन के नाम से जानते हैं। इसके आइसोटॉप्स है, इसके क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। पहले तो देखो आइसोटॉप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स की बात करें तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक जैसी होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी भी। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करा वो क्या होगी? डिफरेंट हो जाएगी। इनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। सिंपल हिंदी की भाषा के अंदर बात करोगे तो रासायनिक गुण होते हैं वो तो क्या होंगे? एक जैसे पाओगे, लेकिन भौतिक गुण है वो क्या पाओगे? अलग। रसायन गुण ये तो है एक जैसे, लेकिन उसके भौतिक गुण की बात करेंगे वो क्या मिलेंगे? अलग मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और फिर समझना। डायमंड सुना आप लोगों ने? डायमंड देखा है? डायमंड मतलब हीरा। और ग्रेफाइट देखा है? ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर डला है, देखा होगा, स्लेट वगैरह बना, देखी होगी ना ग्रेफाइट। दोनों कार्बन के बन रहे हैं, एक ही पदार्थ के बन रहे हैं, लेकिन रेट देखो अलग अलग है, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है ना। बन किसके रहे हैं? कार्बन के ही तो है, सब कुछ तो उसका ही है। यहाँ तक कि तो हीरा है वो तो कुचालक है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही कोई नहीं हीरा। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करोगे तो ग्रेफाइट क्या करता है? सुचालक है। आपने 10वीं में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि भी वो पेंसिल लगाने के बाद में एक बल्ब ऑन हो जाता था। साइंस में आपका टीचर ने करवाएगा तो देख लो। चीज़ तो है तो कार्बन की बन रही है दोनों चीज़ें। एक का रेट एक मिल जाए, स्लेट मिल जाए था ना 10-20 रुपये की, हीरा तो कोई नहीं मिला 10-20 रुपया का, है कि नहीं? तो है कौन ये क्या है? या आइसोटॉप्स ही तो है। तो वैसे ही आइसोटॉप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के भी तो 3 आइसोटॉप्स पाओगे। वैसे आइसोटॉप्स कौन से है? ये वाला आइसोटॉप्स अभी H1 ठीक है, एक है H1 2 और एक है 3 है भी। ठीक है ना, 2 होता तो ड्यूट और 3 होता तो ट्राई। ये आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन की। देखो एक हाइड्रोजन होने के बाद में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं? हमने एक चीज पढ़ी है, ये फॉर्मूला किसका है? पानी का है। ये भी पानी का है, लेकिन ये हार्ड वाटर है, वो सॉफ्ट वाटर है। ये एटॉमिक नंबर क्या हो वो बता दो, मैं थारते सारी चीजें। कई बार आपसे रेलवे वाला पेपर हो उसके अंदर पूछ लिया करेगा एटॉमिक नंबर से हम किससे डिनोट करा है, मास नंबर ने किससे डिनोट करा है। रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया है, लगभग क्वेश्चन आओ है कि ये भी बता दो था तभी किसने बोला है, किसने जेड से डिनोट करा, किसने ए से डिनोट करा है। कॉमन क्वेश्चन होते ही है, बेसिक से क्वेश्चन आवा है भी। ठीक है ना। तो आइसोटॉप्स की बात करा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स आ गए भी। ठीक है, इसने बोला ड्यूटेरियम, इसको बोले है ट्रिटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन है। आज तक हम इसके बारे में बता ही कौन पाए कि हाइड्रोजन है क्या एक्चुअल में। जैसे आइसोटॉप्स होते हैं वैसे ही आइसोबार्स भी हो भाई। आइसोबार्स, आइसोबार की मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बार तो सेम रहेगा लेकिन परमाणु संख्या है वो अलग रहेगी भी। किस तरह रहेगी? आर्गन देखो Ar है, यो 18 पाओगा और इसका बार कितना है? 40। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं 20 पाव है
बाहर कितना है 40। समझ में आ गया। तो बाहर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर की बात करा वो क्या हो गया, परमाणु संख्या क्या होगी, अलग होगी। इसको हम आइसोबार्स बोलते हैं। एक एग्जांपल और आ जाएगा, पोटेशियम के 19 पाओगा, इसका भी 40 वेट है। तो देखो पोटेशियम की अलग प्रॉपर्टी है, कैल्शियम की अलग प्रॉपर्टी है, सारे की प्रॉपर्टी अलग हो रही है। लेकिन अगर आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखेंगे, परमाणु संख्या देखेंगे तो ये तो क्या है, अलग है, लेकिन वेट क्या है, सारे का सेम है। ये वेट किस पर निर्भर करे, आपसे कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भाई वेट भी तो किसी पर निर्धारित करता होगा ना, भार किसके ऊपर वो करता है। वैसे तो हमने भार है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये लिख लिया था ना, लिख लिया था। सबसे पहले आ जाओ एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। परमाणु संख्या है जेड से डिनोट करी जा है, और परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है, जितने प्रोटॉन मौजूद है वही परमाणु संख्या हो जाएगी। मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने ही वही परमाणु संख्या हो जाएगी। अगर मैंने हाइड्रोजन 1 पर बोला है तो हाइड्रोजन में परमाणु कितने हो गए, मतलब प्रोटॉन कितने हो गए, 1 हो गया। हीलियम की बात करी तो 2 हो गए, उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जितने प्रोटॉन की संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज जो है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, भाई नेग्लेक्ट है। और न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल समझ जाओगे, न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है, समझ में आ गया। एटॉमिक नंबर को हम किससे दिखाते हैं, परमाणु संख्या को हम जेड से दिखाते हैं। और परमाणु संख्या ज्ञात करनी हो तो अपन क्या पढ़ लेना है, उसके अपन नु पता कर लेना प्रोटॉन कितने हैं, अपना आ जाएगा। फिर आओ है परमाणु भार की बात करें, एटॉमिक मास की बात करते भी। ए से डिनोट करा जा, अभी परमाणु भार किससे डिनोट करा जा है, ए से डिनोट करा जा है। और इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। हिंदी में लिखूं क्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों ने जोड़ दो तो क्या आ जाएगा भाई, हमारे यहां से बाहर आ जाएगा भाई। इसको डिनोट करते हैं। बेसिकली अगर इसको लिखने का तरीका देखना होना है तो ये नू लिखा जाएगा एक्स जेड ए, इसमें मैं नू भी लिख सकूं हूं, यह है लिखने का तरीका। जेड नीचे आएगा, जेड का मतलब क्या होता है भाई, परमाणु संख्या, और ए का मतलब क्या हो गया, परमाणु भार, समझ में आ गया। और भार किससे पता चलेगा, अपने भार कौन निर्धारित करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, भार इन्हीं से हमारा निर्धारित होता है, ठीक है ना। वो बताया होगा ना मैंने, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं ना, प्रोटॉन है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है इसका। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज करना न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। कौन सा चार्ज पाओगा, 0 चार्ज पाओगा। अभी आपसे एक पीछे से एक पेपर हुआ था, उस पेपर में क्वेश्चन पूछ रखा था कि आपको ये बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चार्ज क्या होगा। तो ऑप्शन में आ रहा था प्लस माइनस 0, 0 माइनस प्लस, प्लस 0 माइनस, माइनस प्लस 0। अब बताओ भाई आंसर कौन सा होगा भाई, कौन सा हो जाएगा, डेल्टा डी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पर कौन सा है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कैसा है, 0 चार्ज, कोई चार्ज ही कौन होता। न्यूट्रल तटस्थ, मतलब जो ना पॉजिटिव साइड में ना नेगेटिव साइड में, 0 ही हो गया फिर एक प्रकार से। तो वही बात है यहाँ पर। तो इस तरह बेसिक से क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जा है अभी, ठीक। लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ाएंगे। आप कर दो रफ। अच्छा ये बताओ मेरे, तो प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, न्यूट्रॉन की किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की किसने करी थी। प्रोटॉन की
जे थॉमसन। चार्डिविक कौन था? ईट पर नाच, याद हो जाएगा ना, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन है थॉमसन, प्रोटॉन है रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन है चैडविक। ठीक है ना, याद हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन था? थॉमसन, तो टे से याद कर लेना थॉमसन। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन किसने खोज करी थी भाई? रदरफोर्ड ने करी थी। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। वैसे गोल्डस्टीन भी ऑप्शन में पाओगे आपने, गोल्डस्टीन हो तो गोल्डस्टीन करना, आप लोग ऑप्शन देख लेना। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक, जेम्स चैडविक थे भी। ठीक है, ये इसके खोजकर्ता थे भी। करें स्टार्ट आगे, चलो आगे। रूस संयुक्त राष्ट्र, रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होना चाहता है भाई, मानवाधिकार परिषद में शामिल होना चाहता है। रूस क्या है? मानवाधिकार परिषद में शामिल होना चाहता है। तो पहले थोड़ा सा मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का मतलब क्या है कि अभी आपको पता था ना, रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था, तो थोड़ी सी उसकी बदनामी सी हुई थी, मानवाधिकार का उल्लंघन होने लग रहा है। जिस तरह आज के टाइम पर आप गाजा की बात करोगे, इजरायली सेना का और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चलने लग रहा है, वैसे ही अब पहले रूस बाहर कर दिया गया था। जब यूक्रेन के ऊपर उसने वो करा था तो अमेरिका ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास करवाया जनरल असेंबली, महासभा के अंदर, और करीब करीब 93, आप उसको देख लेना, एक बार चेक कर लेना, करीब करीब 93 राष्ट्रों ने उस पर वोटिंग डाली थी और इसको मानवाधिकार का उल्लंघन करके इसको मानवाधिकार से बाहर कर दिया था। रूस अब अपनी वापस से छवि ठीक करना चाहा है, तो इसलिए उसको वापस मानवाधिकार आयोग है उसमें अपना सदस्य बनना चाहता है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे आप यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC के नाम से जानते हैं। ठीक है, UNHRC के नाम से जानते हैं। 15 मार्च 2006 को बना था, जेनेवा हेडक्वार्टर है। बना कब था ये? 15 मार्च 2006 को बना था, और जेनेवा स्विट्जरलैंड सुना होगा ना, स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। और वाक्लेव ब्लैक, ठीक है, चेक रिपब्लिक है ये, वहां का है, ये इसके अभी हेड बना रखे हैं, वाक्लेव ब्लैक को बना रखे हैं। 3 साल के लिए चुने जाते हैं ये। कोई भी अगर मानवाधिकार के अंदर आओगा तो कितने साल के लिए मेंबर आते हैं? 3 साल के लिए आते हैं। फिलहाल मेंबरों की अगर आप बात करें कितने मेंबर है, ये अभी फिलहाल 47 मेंबर है इसके अंदर। कितने मेंबर होते भाई? 47 मेंबर है। जनरल असेंबली महासभा है, वहां से चुन के आएंगे। कहां से चुन के आते हैं भैया? महासभा से चुन के आएंगे। ठीक है, भारत 2012 से लेकर 2015 उसमें भारत इसका सदस्य था, रोटेशन पर चलते रहे, सबको पता है भाई। ठीक है ना। महासभा में कितने देश है भाई? बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो वही से चुन के आते हैं सारे के सारे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो चुनाव कहां से होता है? सेम एज इट इज हरियाणा के, इंडिया के अंदर भी है भाई, सेम एज इट इज कहा है, इंडिया के अंदर भी है। और इंडिया वाला नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 में बना था भाई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बारह अक्टूबर 1993 में बना था। हेडक्वार्टर तो ऑब्वियस बात सबको पता है, कहाँ मिलेगा?
दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। हाँ, क्वेश्चन आता है इसका चेयरपर्सन कौन है। चेयरपर्सन पहला HSC, अभी देखो मोदी सरकार ने अभी इसका थोड़ा सा रूल बदल दिया है। पहले अगर कोई भी इसका चेयरमैन बनता, अध्यक्ष बनता, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर हो चुका वो बनाया करते। लेकिन अब क्या है कि वो जज रह चुका हो, किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर वो अगर आप ये भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हो सकता है, और उसके साथ साथ में वो क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज भी रह सकता है। अभी फिलहाल कौन है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है अभी मानवाधिकार आयोग है हमारा, उसके 8वां नंबर के चेयरमैन बन रहे हैं अभी। कौन सा नंबर के ये 8वां नंबर के हैं, मानवाधिकार, मानवाधिकार, ठीक है ना, ये है भी। तो वो तो अलग चीज है ना, उस पर आएंगे, है तो चीज वही, उस पर भी आवांगे, देखो एक बार आएंगे अभी उस पर भी। यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और 10 दिसंबर को हम किसके रूप में मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, अभी 75 साल होने वाले हैं इसको, मानवाधिकार दिवस के रूप में बनाना स्टार्ट कर दिया था हमने इसको। आपसे क्वेश्चन पूछे कि अब की बार 2023 का है, ठीक है, तो उसकी विषय क्या है, मानवाधिकार दिवस 2023 की बात कर ले तो अभी इसकी थीम, विषय की बात करा, विषय बोल दो या थीम बोल दो, क्या अभी इसकी थीम, सभी के लिए गरिमा, न्याय एवं स्वतंत्रता, ये रखा अभी अब की बार, सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय, ये आगे पीछे मिल जाए आपको, चाहे गरिमा, न्याय, स्वतंत्रता जो भी है, ये अब की बार इसके थीम रखा गया है। 10 दिसंबर को ही सबको पता होगा नोबेल पुरस्कार दिए जाए, नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, अब की बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। दूसरी तरफ रूस की बात करें, रशिया, तो रशिया के राष्ट्रपति कौन है भाई, व्लादिमीर पुतिन, यही होगे ना। अच्छा, इसके संसद को हम किसके नाम से जानते हैं, रूस के संसद को, ड्यूमा, और इसकी मुद्रा क्या है भाई, मुद्रा की बात करें तो रूबल, भारतीय करेंसी से मिलती जुलती मिलेगी आसपास में, आपने रूबल की बात करोगे तो कभी सोचो ज्यादा वो है नहीं, बहुत ठंडा इलाका रहे। अब रूस है, कई बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ली कि रूस कहाँ आता है, एशिया में आवा है या यूरोप में आवा है भाई, यूरेशिया के अंदर आता है भाई, ठीक है ना। अगर कैपिटल के हिसाब से बात करोगे तो किस में आवा है, यूरोप में आवा है, और वैसे देखोगे तो किस में होगा, एशिया के अंदर आता है भाई। इसलिए तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा आवा है, रूस की वजह से तो आने लग रहा है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है भाई, राजधानी कौन सी है, ब्रह्मोस मिसाइल में हिंट छुप रही है, रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को तो अलग चीज है, मैक्सिको तो ये नीचे है, गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखा है, अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल नीचे टिप देख, कैरेबियन सी है, वहां देख मैक्सिको, आसन दिखा मैप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दिखा है, गल्फ ऑफ कैरेबियन सी दिखा है, वेस्ट इंडीज वाला एरिया दिखा है, ये कौन सा है, ये तो अफ्रीका पास लगाने लग रहा है पागल है, अरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हाँ इसके साइड में देखिए भैया मैक्सिको है, है ना मैक्सिको, ये है भाई मैक्सिको, और मॉस्को की तवेरा है, उस साइड में लेके जाए, यूरोप दिखा है, आसन हाथ लगा, यूरोप, थोड़ा सा और आगे चल, पल्ली साइड में चल, तो थोड़ा सा और हाथ चलता रहे, थोड़ा सा रख, तो हाथ तो रखे, थोड़ा सा और आगे चल, पल्ली साइड में चल, हाँ थोड़ा शिफ्ट कर पल्ली साइड में, हाँ बस उरेशी पूरा है मॉस्को। ये बता मैक्सिको और मॉस्को में कोई रिलेशन है, कौन ही ना।